गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक पार्टनरशिप है वो आखिर होती क्या है। जो हमारा सेक्शन है, कौन सा, पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932, और उसमें सेक्शन है 4, सेक्शन 4, उसमें डेफिनेशन दी हुई है पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो कि एग्रीड होते हैं, एग्रीड यानी कि सहमत होते हैं क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। क्या शेयर करते हैं वे, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस के जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसको शेयर करने के लिए वे एग्रीड होते हैं। और जो बिजनेस होता है वो कैरीड किया जाता है यानी कि चलाया जाता है किसके द्वारा, या तो सभी के द्वारा या फिर उनमें से कोई एक बिजनेस को चलाता है, किसके बिहाफ पे, सभी के बिहाफ पे उसको बिजनेस को चलाता है। तो यानी क्या होगी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होते हैं। फिर इसकी हमारी फीचर्स है, और फीचर्स को जानने से पहले हम कुछ और जानते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे 4 पार्टनर्स का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि है मनप्रीत, जतिन, शुभम और कृष्णा। हम 4 यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 4 डिफरेंट पर्सन है हमारे। और जब हम बात करते हैं कि ये क्या है, हमारे एग्रीमेंट में आए हैं क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस करने के लिए जब ये चारों एग्रीमेंट में आए हैं हमारे, तो इनको हम कोलेक्टिवली यानी कि इकट्ठे बोलते हैं, तो वो होती है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म। अगर जब हम इन चारों को इकट्ठा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। और जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं, एक की बात करते हैं, जैसे कि ये मनप्रीत क्या है, एक पार्टनर है, जतिन क्या है, ये भी एक पार्टनर है, शुभम क्या है, ये भी एक पार्टनर है, और कृष्णा क्या है, ये भी एक पार्टनर है। तो जब हम किसी एक की बात करते हैं तो पार्टनर है, और जब चारों की इकट्ठे बात करेंगे तो चारों की इकट्ठे बात करते हैं तो जब ये क्या हो जाते हैं, हमारे फर्म बन जाती है। और अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, फीचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हमने डेफिनेशन देखी थी, तो डेफिनेशन में क्या देखा था हमने कि पर्सन्स यानी कि एस लगा हुआ है, तो एक से ज़्यादा पर्सन है तो 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि कम से कम 2 पर्सन तो होने जरूरी है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको पॉइंट में ध्यान रखना है कि जो पर्सन होते हैं वे हमारे जो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके अंदर जो एग्रीमेंट करेंगे पर्सन ऐसे होने चाहिए जो एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन है जो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, जैसे कि कोई पर्सन है, पर्सन कैसा, अनसाउंड माइंड पर्सन है, यानी कि जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। या फिर पर्सन है डिस्क्वालीफाई एनी लॉ, डिस्क्वालीफाई क्या किसी लॉ ने भी, तो वो भी पर्सन हमारा किस में नहीं आ सकता, वो भी हमारा किस में नहीं आ सकता, हमारा पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा है और इसको कोई ना कोई जेल हुई है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो हमारा कानून इसको परमिशन नहीं देता, हमारा लॉ इसको परमिशन नहीं देता कोई किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जाने के लिए। फिर एग्रीमेंट, अच्छा एग्रीमेंट से पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे इसमें है तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे और मिनिमम 2 होंगे। और जो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं इसमें, ये हमारे किसके अकॉर्डिंग आते हैं इसमें, ये जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने इसकी लिमिट डिसाइड की है, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मैक्सिमम कितने, 50। और जो कि आता है हमारा कंपनीज रूल 2014 के अंदर, जो वाइड रूल 10 है, उसमें हमारा ये मैक्सिमम लिमिट आती है। फिर एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स, ये एग्रीमेंट होता है हमारा किसके बीच में, पर्सन के बीच में। देखो यहाँ पे एग्रीड वर्ड आया था, तो एग्रीड से आपको समझना क्या एग्रीमेंट होगा
किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। और ये एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है कि मान लो ये चारों जब एग्रीमेंट करते हैं, मनप्रीत, जतीन, शुभम और कृष्णा, तो ये बोलते हैं भाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम बातें कर लेते हैं, जुबान ही काफ़ी है। तो जब ये बोल के उसको एग्रीमेंट करते हैं तो होता है हमारा ओरल एग्रीमेंट। लेकिन मान लो इसमें से किसी ने बोल दिया, कृष्णा ने बोल दिया कि भाई हम बोले हुए पे विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं लिखे हुए पे, तो जो भी एग्रीमेंट करेंगे हम रिटर्न फॉर्म में करेंगे। जब आप रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करते हो तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। उसके बाद आपका एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, यहाँ पे शेयर किया गया था, किसका प्रॉफिट था? वो आपका एक बिजनेस का प्रॉफिट था। तो बिजनेस से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी आप एग्रीमेंट करोगे, पार्टनरशिप में आओगे, तो किसके लिए आएंगे? कोई ना कोई बिजनेस करने का वहाँ पे आपका उद्देश्य होगा, मोटिव होगा। और उस बिजनेस का भी आपका उद्देश्य क्या होगा कि प्रॉफिट को अर्न करना है। आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे। और प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे नहीं होगा तो ये आपका पार्टनरशिप फर्म आपकी नहीं कहलाएगी। मान लो कि आप चारों मिलके क्या करना चाहते हो? सोशल वेलफेयर करना चाहते हो, आप सोसाइटी के अच्छे काम के लिए काम करना चाहते हो, कोई भी आप क्या करना चाहते हो? एनजीओ खोलना चाहते हो, लेकिन वो आपका पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका मेन मोटिव आपका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर होता है, सोसाइटी की हेल्प करना होता है। तो ये आपको याद रखना कि मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। फिर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे शेयर द प्रॉफिट आया था, तो यहाँ से आपका निकल के आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यानी कि आप ये हो सकता है कि मान लो कि एक को तो लॉस तो जरूर करना पड़ेगा, लॉस को बियर करना जरूर पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनरशिप प्रॉफिट को ही शेयर किए करें। क्योंकि अगर सभी पार्टनर सहमत है तो ऐसा किया जा सकता है फर्म में कि एक पार्टनर या उससे ज़्यादा पार्टनर्स सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग करेंगे, वो लॉस में शेयर नहीं करेंगे। अगर सभी पार्टनर्स के लिए कंसेंट है, सहमत है, तो करेंगे, वरना नहीं। फिर आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा, प्रिंसिपल एंड एजेंट कैसे भाई? इसे हमने एक असोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन में भी समझा था कि मान लेते हैं मनप्रीत है बिजनेस में, और मनप्रीत ने क्या किया है? मनप्रीत किसी एक कस्टमर को आया था जो बिजनेस में, और उसको मनप्रीत ने प्रॉमिस कर दिया कि सर आपको हम इस तारीख को ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, अब इतना पैसा हमारे पास जमा करा दीजिए। तो प्रॉमिस किया मनप्रीत ने। अब क्या हुआ कि कोई भी एक पार्टनर प्रॉमिस करता है तो उस प्रॉमिस के लिए सभी पार्टनर्स हमारे लायबल हो जाते हैं। ये पार्टनर्स भी इसके लिए लायबल है, ये भी इसको पूरा करेंगे। तो आपको एक वर्ड याद रखना, एजेंट। काम कौन करता है? हमारा एजेंट काम करता है। तो प्रॉमिस यहाँ पे किसने किया? मनप्रीत ने। ये तो हो गया हमारा एजेंट, और बाकी जो इसके लिए लायबल हो गए ये हो गए हमारे प्रिंसिपल। ये क्या हो गए? हमारे प्रिंसिपल। क्योंकि मनप्रीत ने अपने काम से इन सभी को क्या कर दिया? बाइंड कर दिया। बाइंड करना यानी कि बांधना, यानी कि कैसे बांध दिया? इन्होंने प्रोमिस करके बांध दिया कि अब ये पूरा करें या ना करें, इनकी भी जिम्मेवारी। अगर पूरा नहीं हुआ तो जो भी उसका लॉस होगा उसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा, तो ये चारों उसके लिए जिम्मेवार होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हो गया एजेंट का और प्रिंसिपल का रिलेशन। अब मान लेते हैं अगली बार मनप्रीत की जगह पे कृष्णा ने प्रॉमिस कर दिया। जब कृष्णा ने प्रॉमिस किया तो यहाँ पर आपका बाकी तीनों, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों उसके लिए, ये भी लायबल होंगे, और ये भी उसके लिए क्या बन गए? प्रिंसिपल बन गए। और ये प्रिंसिपल भी बन गया, एजेंट भी बन गया। तो आपको ये याद रखना कि एक पार्टनर हमारा प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। उसके बाद है हमारी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या आपका कि मान लेते हैं कि भाई ये इनमें से चारों, यानी कि मनप्रीत, जतीन, शुभम और कृष्णा ने चारों ने डिसाइड किया कि भाई जो बिजनेस है वो जतीन करेगा, क्योंकि जतीन को ज़्यादा समझ है बिजनेस की, तो बिजनेस जतीन करेगा, बाकी हमारी जब हेल्प होगी आप बुला लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन चारों की सहमति से जतीन अकेला भी बिजनेस को संभाल सकता है। और यह ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि चारों को ही बिजनेस की अच्छी नॉलेज है, तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं भाई चारों ही मिलके बिजनेस करेंगे, चारों ही मिलके बिजनेस का जो भी कार्य है, काम है, वर्क है, उसको संभालेंगे। फिर है आपका कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे
लॉ की नज़र में है। लॉ की नज़र में कैसे है कि मान लो कि कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई भी आप कुछ भी चीज़ खरीद के लेके आते हो जिसमें आपको मालिकाना हक दिया जाता है, यानी कि आपको ओनरशिप मिलेगी किसमें, लीगल डॉक्यूमेंट में, लीगल डॉक्यूमेंट में आपको ओनरशिप मिलेगी। तो वहाँ पर जब आप कोई भी चीज़ परचेज करोगे, जैसे कि आपने लैंड को परचेज किया है, किसी बिल्डिंग को परचेज किया है, तो जो भी परचेज या सेल किया जाएगा वो इन पार्टनर्स के नेम के साथ किया जाएगा, मनप्रीत, जतिन, शुभम और कृष्णा। ना कि मान लो कि इन्होंने ये बुक डिपो चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, जो भी नाम है, मान लेते हैं हम बुक डिपो, ये बिजनेस का नाम है, तो ये बिजनेस के नाम से सेल परचेज नहीं होगी, यहाँ पे सेल परचेज होगी मनप्रीत, जतिन, शुभम और कृष्णा के नाम से होगी, और ये चारों ही उसमें ओनर होंगे। फिर है आपका, अच्छा ये हमारे सभी पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पार्टनर्स अलग होते हैं और बिजनेस अलग होता है, लेकिन लॉ की नज़र में हमारे क्या होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते, यही हमारा बिजनेस होता है, क्योंकि इन्हीं से बिजनेस चलता है। कि मान लो इनमें से कोई एक चला जाता है या दो चला जाता है या कोई नया आता है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, दोबारा से एग्रीमेंट करेंगे। तो जब ये कोई आता है जाता है तो ये क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस बंद हो जाएगा, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस हो गया, क्योंकि जैसे ही पार्टनर्स में चेंज आता है वैसे ही बिजनेस में भी चेंज आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उस चीज़ को दोबारा से अच्छे से आपको समझ जाने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।